तो बच्चों, मैं नेहा चौधरी स्वागत करती हूँ आपका। देखिए बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 12 पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने कार्बनिक यौगिकों के शोधन की विधियों के बारे में पढ़ा, जहाँ हम लोगों ने ऊर्ध्वपातन के बारे में, क्रिस्टलन के बारे में और आसवन के बारे में अध्ययन किया। और देखिए बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे विभेदी निष्कर्षण के बारे में, साथ ही साथ वर्ण लेखनी के बारे में। तो देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए विभेदी निष्कर्षण, देखिए बच्चों, इस विधि की सहायता से कार्बनिक यौगिक को उसके जलीय विलयन में से ऐसे कार्बनिक विलायक द्वारा निष्कर्षित किया जाता है जिसमें कार्बनिक यौगिक की विलेयता जल की अपेक्षा अधिक होती है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए कि विभेदी निष्कर्षण में क्या होता है भाई, इस विधि की सहायता से कार्बनिक यौगिक को उसके जलीय विलयन में से ऐसे कार्बनिक विलायक के द्वारा निष्कर्षित किया जाता है जिसमें कि कार्बनिक यौगिक की विलेयता जल से क्या होती है, अधिक होती है। जलीय विलयन तथा कार्बनिक विलायक अमिश्रणीय होने चाहिए। और देखिए बच्चों, इसके लिए कंडीशन है कि जो जलीय विलयन है और जो कार्बनिक विलायक है वो दोनों क्या होने चाहिए, अमिश्रणीय। यानी कहने का मतलब है कि हम जिस कार्बनिक विलायक को विभेदी निष्कर्षण में काम में लेंगे वो जलीय विलयन में क्या होना चाहिए, अमिश्रणीय होना चाहिए, ताकि वे दो परत बना सके जिन्हें पृथक्कारी कीप द्वारा पृथक किया जा सके। क्लियर है? यहाँ देखिए, तत्पश्चात यौगिक के विलयन में से कार्बनिक विलायक को आसवन द्वारा दूर करके शुद्ध यौगिक प्राप्त कर लिया जाता है। तो देखिए जो ध्यान दीजिए भाई, इसमें क्या होता है कि जो हम कार्बनिक विलायक काम में ले रहे हैं वो जलीय विलयन में क्या होना चाहिए, अमिश्रणीय होना चाहिए, ताकि दो अलग अलग परतें बन सके और उन परतों को पृथक्कारी कीप के द्वारा क्या किया जा सके, पृथक किया जा सके, सेपरेट किया जा सके। उसके बाद में यौगिक के विलयन में से कार्बनिक विलायक को आसवन के द्वारा दूर करके शुद्ध यौगिक को क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। तो देखिए, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस डायग्राम से हम लोग विभेदी निष्कर्षण को समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, विभेदी निष्कर्षण इस तरीके के पृथक्कारी कीप में किया जाता है। देखिए बच्चों, जो ये है ये क्या है, पृथक्कारी कीप होती है इस तरीके की। और देखिए ध्यान से देखिए, ये जो पृथक्कारी कीप है इसमें यहाँ पे रोधनी लगी हुई रहती है, ठीक है, जिससे हम इसे ओपन और क्लोज करते हैं, यानी खोलते हैं और बंद करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये बात हो रही है निष्कर्षण से पहले, यानी विभेदी निष्कर्षण से पहले की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, जो ये परत है भाई, यहाँ पे जो ये यौगिक भरा हुआ है, ये वाली जो परत है वो जलीय परत में कार्बनिक यौगिक है, या हम बोल सकते हैं कि जल में घुला हुआ कोई कार्बनिक यौगिक है। और ये जो ऊपर जो ये परत है ये किसकी है, ये विलायक की परत है, ठीक है। देखिए बच्चों, वापस देखिए, निष्कर्षण से पहले की बात हो रही है जिसमें ये वाली परत, यानी जो ये परत है, ये परत तो जलीय परत में कार्बनिक यौगिक की परत है। और जो ये वाली परत है, देखिए बच्चों, जो ये वाली परत है, ये जो परत बनी हुई है यहाँ पे, ये किसी विलायक की परत है, यानी जिस विलायक को हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं निष्कर्षण के पश्चात क्या होता है। तो देखिए जो निष्कर्षण के पश्चात क्या होता है, ये नीचे देखिए, अब ये नीचे वाली परत जो ये है, ये तो क्या रह गई, जलीय परत रह गई। यानी कहने का मतलब है कि जल की परत तो नीचे रह गई और ऊपर जो ये परत रह गई, ये कौन सी परत रह गई, ये विलायक परत में कार्बनिक यौगिक है। विलायक परत में क्या है, ये कार्बनिक यौगिक। तो देखिए बच्चों, होता क्या है समझिए भाई, हम इसमें क्या करते हैं कि जिस भी कार्बनिक यौगिक को हमें जलीय विलयन में से पृथक करना है, तो देखिए यहाँ पे कोई कार्बनिक यौगिक है, या हम बोल सकते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का जलीय विलयन है। हम क्या करेंगे, इस पृथक्कारी कीप में हम उस कार्बनिक यौगिक को ले लेंगे। या कहने का मतलब है कि कार्बनिक यौगिक के जलीय विलयन को हमने पृथक्कारी कीप में यहाँ पे ले लिया और ऊपर हमने उपयुक्त विलायक काम में ले लिया। और देखिए बच्चों, हम ऐसा विलायक काम में लेते हैं जिसमें कि कार्बनिक यौगिक अधिक विलेय हो, यानी जल की तुलना में अधिक विलेय हो। तो क्या होगा, जो कार्बनिक यौगिक है वो इस विलायक में विलेय हो जाएगा, ठीक है। और अब देखिए दो परत बन जाएगी, जल की परत तो नीचे रह जाएगी, क्योंकि जो कार्बनिक पदार्थ है, देखिए समझिए, जो हमारा कार्बनिक यौगिक है या कार्बनिक पदार्थ है वो किस में चला गया है, वो विलायक में चला गया है। यानी कहने का मतलब है हमारा जल अलग रह गया, यानी ये तो जल की परत रह गई। और अब जो ये नई परत बनी है ये क्या है, विलायक है। और विलायक में कौन घुला हुआ है या कौन मिश्रित हुआ है, कार्बनिक यौगिक। यानी कहने का मतलब है कि अब जो कार्बनिक यौगिक है वो किस में घुल गया है, वो विलायक में घुल गया है। और इस तरीके से देखिए दो क्या बन गई, अलग अलग परतें। और इस पृथक्कारी कीप को
यानी जो पृथककारी कीप है इसे यहाँ रोदनी की सहायता से, देखिए रोदनी होती है जिससे हम इसे खोलते हैं और बंद करते हैं, तो इस रोदनी की सहायता से हम इन दोनों को पृथक कर लेते हैं। यानी इसको खोल के पहले जल को हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और फिर बंद कर देते हैं। जैसे ही जल की यानी ये पूरी परत एक जगह इकट्ठी कर लेते हैं और उसके बाद इस दूसरी परत को दूसरे पात्र में हम इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो भी कार्बनिक यौगिक है उसे जलीय विलयन से पृथक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई निष्कर्षण से पहले की और ये बात हो गई निष्कर्षण के बाद की। क्लियर है बच्चों? तो आपको विभेदी निष्कर्षण समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए, विभेदी निष्कर्षण एक पृथककारी कीप में किया जाता है। तो देखिए बच्चों, ये जो मैंने आपको बताया ये क्या है, पृथककारी कीप। आगे देखिए, कार्बनिक विलायक में यौगिक की विलेयता अल्प होने की दशा में इस विधि में विलायक की काफी मात्रा की आवश्यकता होती है। अब देखिए बच्चों, समझिए कि अगर कार्बनिक विलायक में यौगिक की विलेयता अगर अल्प होती है तो इस विधि में विलायक की काफी मात्रा की आवश्यकता होती है। यानी इस स्थिति में क्या किया जाता है, विलायक की अधिक मात्रा को काम में लिया जाता है। इस स्थिति में एक परिष्कृत तकनीक का उपयोग करते हैं जिसे सतत निष्कर्षण कहते हैं। और देखिए समझे यहाँ पर कि इस कंडीशन में क्या किया जाता है, एक परिष्कृत तकनीक को काम में लिया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, सतत निष्कर्षण। इस तकनीक से उसी विलायक का उपयोग बार बार होता है। यानी इस तकनीक में क्या होता है, कोई भी जो एक विलायक है उसी का उपयोग बार बार होता है। क्लियर है यहाँ तक का? चलिए आगे देखिए, अब देखिए क्रोमेटोग्राफी यानी वर्ण लेखन। देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी यानी वर्ण लेखन के बारे में। तो देखिए समझिए, यह एक महत्वपूर्ण तकनीक है। देखिए बच्चों, जो क्रोमेटोग्राफी है वो क्या है, एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग यौगिकों के शोधन में होता है। जिसका उपयोग कहाँ होता है, यौगिकों के शोधन में। किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए तथा यौगिक की शुद्धता की जांच करने के लिए क्रोमेटोग्राफी काम में ली जाती है। और समझे यहाँ पर कि कोई भी मिश्रण है और किसी भी मिश्रण में जो अवयव है उन अवयवों को पृथक करने के लिए या फिर किसी भी यौगिक की शुद्धता की जांच करने के लिए ही क्रोमेटोग्राफी काम में ली जाती है। क्रोमेटोग्राफी को वर्ण लेखन भी कहा जाता है। इसका उपयोग सर्वप्रथम पादपों में पाए जाने वाले रंगीन पदार्थों को पृथक करने में किया गया था। और देखिए समझिए यहाँ पर कि इसका सबसे पहले उपयोग कहाँ किया गया था, पादपों में पाए जाने वाले रंगीन पदार्थों को पृथक करने के लिए। यह क्रोमेटोग्राफी शब्द ग्रीक शब्द क्रोमा से बना है जिसका अर्थ होता है रंग। देखिए समझिए, क्रोमेटोग्राफी शब्द किससे बना है, एक ग्रीक शब्द होता है क्रोमा। समझिए यहाँ पे ग्रीक शब्द होता है क्रोमा और इस क्रोमा का अर्थ होता है रंग, तो इससे बना है ये क्रोमेटोग्राफी शब्द। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, इसमें दो प्रावस्था पाई जाती है, एक स्थिर प्रावस्था तथा दूसरी गतिशील प्रावस्था। अब देखिए बच्चों, जो ये क्रोमेटोग्राफी होती है इसमें हम दो तरीके की प्रावस्था काम में लेते हैं। एक काम में लेते हैं स्थिर प्रावस्था को और दूसरा काम में लेते हैं गतिशील प्रावस्था को। यौगिकों के मिश्रण को स्थिर प्रावस्था पर अधिशोषित कर दिया जाता है। समझिए यहाँ पर कि जिस यौगिक के मिश्रण को हमें पृथक करना है, यानी जिस मिश्रण में से हमें अवयवों को पृथक करना है उसे कहाँ पे अधिशोषित करवाया जाता है, स्थिर प्रावस्था पर। स्थिर प्रावस्था ठोस या द्रव हो सकती है। समझिए यहाँ पर कि जो स्थिर प्रावस्था है वो ठोस भी हो सकती है या द्रव भी हो सकती है। और अब स्थिर प्रावस्था में से उपयुक्त विलायक गैस या विलायकों के मिश्रण को धीरे धीरे प्रवाहित किया जाता है। और अब क्या किया जाता है, जो स्थिर प्रावस्था होती है उसमें से उपयुक्त विलायक को प्रवाहित किया जाता है। और उपयुक्त विलायक या तो कोई गैस होगा या विलायकों का कोई मिश्रण होगा जो धीरे धीरे स्थिर प्रावस्था में से क्या करेगा, प्रवाहित होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, इस प्रकार मिश्रण के अवयव क्रमशः एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। और इस तरीके से क्या होता है, मिश्रण के जो अवयव है वो पृथक हो जाते हैं। यहाँ गति करने वाली प्रावस्था को गतिशील प्रावस्था कहा जाता है और इसे निक्षालक भी कहते हैं। और देखिए बच्चों, जो गतिशील प्रावस्था है उसे हम निक्षालक भी कह सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। इनमें से दो प्रकार निम्न है। तो देखिए बच्चों, हम क्रोमेटोग्राफी के दो
प्रकारों का यहाँ वर्णन करेंगे, जिसमें से पहला है अधिशोषण वर्ण लेखन या अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, यानी कभी कभी अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी के बारे में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार की क्रोमेटोग्राफी में एक विशिष्ट प्रकार के अधिशोषक पर विभिन्न यौगिक भिन्न अंशों में अधिशोषित होते हैं। देखिए बच्चों एक तरीके से ये इस अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी का क्या हो गया, सिद्धांत हो गया। यानी इसमें होता क्या है भाई, इस प्रकार की क्रोमेटोग्राफी में एक विशिष्ट प्रकार के अधिशोषक पर जो विभिन्न यौगिक होते हैं उनका अधिशोषण भी क्या होता है, अलग अलग होता है। आगे देखिए यहाँ पर प्रयोग होने वाले अधिशोषक एल्यूमिना तथा सिलिका जेल है। यह हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो हम अधिशोषक के रूप में काम में लेते हैं वो या तो एल्यूमिना काम में लेते हैं या फिर सिलिका जेल को। स्थिर प्रावस्था अर्थात अधिशोषक पर गतिशील प्रावस्था प्रवाहित करने के उपरांत मिश्रण के अवयव स्थिर प्रावस्था पर अलग अलग दूरी तय करते हैं। अब देखिए बच्चों जो स्थिर प्रावस्था है, स्थिर प्रावस्था जिसे हम अधिशोषक भी बोल सकते हैं, तो अधिशोषक पर जब गतिशील प्रावस्था को हम प्रवाहित करते हैं तो होता क्या है, जो मिश्रण के अवयव होते हैं वो स्थिर प्रावस्था पर क्या करते हैं, अलग अलग दूरी तय करते हैं। यानी क्या होता है, वो भी गतिशील होते हैं और अपनी अधिशोषित होने की क्षमता के आधार पर क्या हो जाते हैं, अलग अलग जगह पर अधिशोषित हो जाते हैं। और अभी हमने पढ़ा, देखिए अभी हमने पढ़ा था ना कि भाई इस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि किसी एक अधिशोषक पर, यानी जो भी अधिशोषक हम काम में ले रहे हैं उसमें अलग अलग अवयवों का या अलग अलग पदार्थों का जो अधिशोषण होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। और इसी कारण से जो मिश्रण होते हैं उनके अवयव भी क्या हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं और अलग अलग दूरी तय करते हैं। आगे देखिए इस प्रकार की क्रोमेटोग्राफी दो प्रकार की होती है। अब देखिए आगे हम अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की होती है। तो देखिए ये दो प्रकार की होती है। पहली है कॉलम क्रोमेटोग्राफी या कॉलम वर्ण लेखन या स्तंभ वर्ण लेखन। देखिए बच्चों कंफ्यूजन में नहीं होना है, प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है या स्तंभ वर्ण लेखन या स्तंभ क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी। कहने का मतलब है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी को स्तंभ क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी जो अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी है उसका पहला प्रकार हो गया कॉलम क्रोमेटोग्राफी या स्तंभ वर्ण लेखन, और दूसरा हो गया पतली परत वर्ण लेखन या पतली परत क्रोमेटोग्राफी। और समझिए पतली परत क्रोमेटोग्राफी को थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है, यानी TLC इस तरीके से भी इसको प्रदर्शित करा जाता है, यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए पहला देखिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी या कॉलम वर्ण लेखन या स्तंभ वर्ण लेखन। समझिए इसे, इस तकनीक में कांच की एक लंबी नली में अधिशोषक जिसे हम स्थिर प्रावस्था बोलते हैं भरा जाता है। देखिए इसमें होता क्या है, कांच की एक लंबी सी नली होती है और कांच की एक लंबी सी नली में अधिशोषक को या जिसे हम स्थिर प्रावस्था बोलते हैं उसे भरा जाता है और नली के निचले सिरे पर रोधनी लगी रहती है। ठीक है, आगे देखिए यौगिक के मिश्रण को उपयुक्त विलायक की न्यूनतम मात्रा में घोलकर कॉलम के ऊपरी भाग में अधिशोषित कर देते हैं। समझिए यहाँ पर कि जिस यौगिक के हमें अवयवों को पृथक करना है तो उस यौगिक के मिश्रण को क्या करते हैं, उपयुक्त विलायक की न्यूनतम मात्रा में घोलकर क्या करेंगे, कॉलम के ऊपरी भाग में डाल देंगे, या हम बोल सकते हैं कि ऊपरी भाग में अधिशोषित कर देते हैं। एक उपयुक्त निक्षालक, समझिए निक्षालक जो कि गतिशील प्रावस्था है, तो एक उपयुक्त निक्षालक जो द्रव या द्रवों का मिश्रण होता है को कॉलम में धीमी गति से नीचे की ओर बहने दिया जाता है। अब क्या करेंगे, उपयुक्त निक्षालक को डालेंगे। अब निक्षालक क्या होती है, गतिशील प्रावस्था होती है, हम सबने अभी पढ़ा है। और ये जो निक्षालक है ये कोई द्रव हो सकता है या द्रवों का मिश्रण हो सकता है। तो इस निक्षालक को क्या किया जाता है, कॉलम में धीमी धीमी गति से प्रवाहित होने दिया जाता है, या हम कह सकते हैं धीमी धीमी गति से नीचे की ओर बहने दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए
विभिन्न यौगिकों के अधिशोषण की मात्रा के आधार पर उनका आंशिक या पूर्ण पृथक्करण हो जाता है। और देखिए जो होता क्या है कि जो विभिन्न यौगिक होते हैं उनके अधिशोषण की मात्रा के आधार पर उनका क्या होगा, या तो आंशिक पृथक्करण हो जाएगा या पूर्ण पृथक्करण। तो देखिए बच्चों एक बार स्तंभ क्रोमेटोग्राफी या कॉलम क्रोमेटोग्राफी को हम समझ लेते हैं, और देखिए इस डायग्राम से बहुत अच्छे से हमें ये चीज समझ में आ जाएगी कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। तो देखिए बच्चों इसमें इस तरीके से कांच की एक नली होती है। देखिए ये कांच की एक नली है, देखिए ध्यान से देखिए कांच की नली है, और इस कांच की नली में देखिए ये रोधनी लगी हुई है, ठीक है, रोधनी लगी हुई है जिससे इसे ओपन और क्लोज यानी खोला जाता है और बंद किया जाता है। अब देखिए इसमें सबसे नीचे देखिए जो अगर आप ध्यान से देखेंगे सबसे नीचे की हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे अधिशोषक जिसे हम स्थिर प्रावस्था बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या है कोई अधिशोषक भरा जाता है, यानी सबसे पहले क्या डाला जाता है इसमें अधिशोषक को डाला जाता है जिसे हम बोलते हैं स्थिर प्रावस्था, यानी कांच की इस नली में सबसे पहले स्थिर प्रावस्था वाले पदार्थ को डाला जाता है। और यहाँ देखिए नीचे की तरफ क्या लगी हुई रहती है, कांच की रुई। समझिए बच्चों यहाँ पे नीचे की ओर कांच की रुई लगी हुई रहती है। देखिए ये इस तरीके से यहाँ पे कांच की रुई है, और इसमें क्या भरा हुआ है, सबसे नीचे भरा हुआ है अधिशोषक यानी स्थिर प्रावस्था। इसके ऊपर देखिए बच्चों इसके ऊपर यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ बीच में यहाँ यौगिक का मिश्रण यानी ऐसा यौगिक जिसके की अवयवों को हमें पृथक करना है, तो उस यौगिक के मिश्रण को डाला जाता है। और उसके बाद देखिए ऊपर की ओर क्या डाला जाता है, विलायक को। देखिए तो समझिए यहाँ पर वापस से ये कांच की एक नली होती है जिसमें नीचे रोधनी, ये देखिए इस तरीके से ये रोधनी लगी हुई है, यहाँ पे नीचे कांच की रुई लगी हुई है। देखिए ये जो है ना ये इस तरीके से ये क्या है, ये कांच की रुई लगी हुई है यहाँ पर। इसके बाद ऊपर यहाँ ऊपर जो भरा हुआ है ये क्या है, कोई भी स्थिर प्रावस्था यानी अधिशोषक को इसमें भरा जाता है। उसके बाद ऊपर यहाँ पे यौगिक का मिश्रण डाला जाता है, ऐसा यौगिक जिससे हमें क्या करना है, पृथक यानी जिसके अवयवों को हमें पृथक करना है, और ऊपर उपयुक्त विलायक को डाला जाता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ पे जो ये विलायक है, विलायक धीरे धीरे क्या करेगा, यहाँ पे बहेगा, भाई ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। और जैसे जैसे विलायक ऊपर से नीचे की ओर जाएगा तो जो यौगिक है यानी जिसमें अलग अलग अवयव उपस्थित है, तो यौगिक भी क्या होगा, विलायक के साथ ऊपर से धीरे धीरे नीचे जाएगा, और अपनी अधिशोषण क्षमता के आधार पर इस मिश्रण में उपस्थित जो अलग अलग अवयव है उनका क्या हो जाएगा, पृथक्करण। यानी कहने का मतलब है कि इस अधिशोषक पर, इस स्थिर प्रावस्था पर अलग अलग अवयवों का अलग अलग जगह पे क्या होगा, पृथक्करण। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसे देखिए, इसमें देखिए जैसे जैसे विलायक फ्लो कर रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क, ये जो क है इसका क्या हो गया, अधिशोषण हो गया। और यहाँ पे देखिए ख और ग अभी साथ साथ है, और फिर देखिए जैसे ही अधिशोषण पूरा होता है तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो हो गया क, यहाँ हो गया ख, और यहाँ हो गया ग। यानी कहने का मतलब है क ख ग, ये तीनों अवयव क्या हो गए, हमारे पृथक पृथक हो गए। क्लियर है। तो देखा आपने कि ये जो यहाँ पे ये स्थिर प्रावस्था है, इस स्थिर प्रावस्था में क ख ग इन तीनों अवयवों का क्या हो गया है, पृथक्करण। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारी क्या संपन्न होती है, हमारी स्तंभ क्रोमेटोग्राफी या कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो आई बात समझ में। आगे देखिए, अब देखिए बच्चों अब हम बात करेंगे पतली परत वर्ण लेखन के बारे में। देखिए बच्चों अब हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे जिसे पतली परत वर्ण लेखन भी कहा जाता है। देखिए पतली परत वर्ण लेखन में अधिशोषक की पतली परत पर मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण होता है। समझिए इसमें होता क्या है, जो अधिशोषक है, जो स्थिर प्रावस्था है अधिशोषक, उसकी एक पतली परत होती है और उस पतली परत के ऊपर ही मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण होता है। इस तकनीक में कांच की उपयुक्त आमाप की प्लेट पर अधिशोषक की पतली परत फैला दी जाती है। समझिए इसमें होता क्या है, इस तकनीक में एक कांच की क्या होती है, छोटी सी प्लेट होती है, या हम बोल सकते हैं कांच की एक स्लाइड होती है, पतली सी प्लेट होती है जिस पर क्या होता है, अधिशोषक की पतली परत फैला दी जाती है। और देखिए अधिशोषक के रूप में क्या क्या काम में लेते हैं, सिलिका जेल या एल्यूमिना। क्लियर है। तो क्या की जाती है, कांच की पतली प्लेट के ऊपर सिलिका जेल की या फिर एल्यूमिना की पतली परत, और ये परत कितनी होती है, लगभग 0.2 mm की। ठीक है, तो इतनी पतली परत को फैला दी जाती है। इसे पतली परत क्रोमेटोग्राफी प्लेट कहते हैं, यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट कहा जाता है इसे। आगे देखिए,
मिश्रण के विलयन का छोटा सा बिंदु प्लेट के एक सिरे से लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर लगाते हैं। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि मिश्रण के विलयन का, यानी ऐसा मिश्रण जिसे कि हमें क्या करना है, पृथक करना है, जिसमें अवयवों को पृथक करना है, तो उसके विलयन का छोटा सा बिंदु यानी छोटी सी ड्रॉप प्लेट के एक सिरे से लगभग 2 सेंटीमीटर के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए प्लेट को अब कुछ ऊंचाई तक विलायक के भरे एक बंद जार में खड़ा कर देते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों एक बार समझ लीजिए भाई पतली परत वर्ण लेखन में क्या होता है। देखिए एक कांच की, इस तरीके से कांच की एक प्लेट होती है, या हम बोल सकते हैं कि ग्लास की एक स्लाइड होती है। ठीक है, उसके ऊपर सिलिका जेल या एल्यूमिना की पतली परत होती है। देखिए बच्चों मैं आपको समझा रही हूँ एक तरीके से। मान लीजिए इसके ऊपर पतली परत है, भाई हमारी कांच की स्लाइड है और इस कांच की स्लाइड के ऊपर पतली परत है, और पतली परत कितनी है, 0.2 mm की, यानी जो पतली परत है वो 0.2 mm की है पतली परत। और किस किस की पतली परत है, ये हमारी सिलिका जेल या एल्यूमिना की। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से समझ लीजिए पूरी तरीके से है, यानी इसके ऊपर एक पतली परत है, ये पूरी पतली परत है। क्लियर है। अब देखिए बच्चों इसके बाद क्या करते हैं, ये हमारी क्या तैयार हो गई, पतली परत क्रोमेटोग्राफी प्लेट तैयार हो गई। वापस समझिए इसमें यहाँ पर क्या होता है, ये क्या है, हमारी ग्लास की प्लेट है, और ग्लास की प्लेट के ऊपर ये पतली परत किसकी फैला दी गई है, किसी भी अधिशोषक की, स्थिर प्रावस्था की, यानी वो स्थिर प्रावस्था सिलिका जेल भी हो सकती है या एल्यूमिना। और ये जो इसकी मोटाई की बात करें, यानी ये जो परत है कैसी है, 0.2 mm की है। ठीक है, यानी इतनी पतली परत इस पर फैला दी है, यानी ये हमारी एक क्रोमेटोग्राफी प्लेट तैयार हो गई। अब इस क्रोमेटोग्राफी प्लेट में क्या करते हैं, इसके एक सिरे से, ये जो एक सिरा है इसके लगभग इस एक सिरे से लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर, यानी कहने का मतलब है 2 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर है, इस सिरे से ये दूरी 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर ऊपर मिश्रण के विलयन की छोटी सी बूंद डालते हैं। देखिए समझिए यहाँ पर मिश्रण के विलयन की क्या डालते हैं, छोटी सी बूंद। ठीक है, देखिए बच्चों वापस समझिए इसे ध्यान से। इसमें क्या है, कांच की एक क्या है, ये प्लेट है जिसपे अधिशोषक की पतली सी परत है, और इसके एक सिरे से 2 सेंटीमीटर ऊपर, लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर हम जिस मिश्रण को पृथक करना है उस मिश्रण के विलयन की एक बूंद, छोटी सी क्या डालते हैं, बूंद डालते हैं, डाल दी। अब क्या करेंगे, जो हमारी ये प्लेट है, इस प्लेट को एक विलायक में, यानी एक जार है और जार में क्या है, विलायक। देखिए जार है और जार में कोई विलायक भरा हुआ है, कोई उपयुक्त विलायक भरा हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस प्लेट को इसमें खड़ा रख देंगे। देखिए समझिए किस तरीके से खड़ा रखेंगे, इस तरीके से इस प्लेट को खड़ा रख देंगे। ये हमारी प्लेट है, जो प्लेट हमने तैयार की थी। ठीक है, तो उपयुक्त विलायक में हमने क्या करा, इस प्लेट को खड़ा कर दिया है। ठीक है बच्चों, और इस प्लेट में क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्लेट के एक सिरे से 2 सेंटीमीटर ऊपर क्या है, ये बिंदु है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया बच्चों, इस जार में, ये जार है, जार में उपयुक्त विलायक भरा हुआ है, और इसमें हमने क्या किया, जो हमारी ये पतली परत क्रोमेटोग्राफी प्लेट थी इसे हमने खड़ा कर दिया। ठीक है, और इस प्लेट में हमने क्या किया, एक सिरे से 2 सेंटीमीटर ऊपर हमने क्या किया, मिश्रण के विलयन की छोटी सी ड्रॉप डाली है। क्लियर है यहाँ तक का। तो देखिए आगे, निक्षालक जैसे जैसे प्लेट पर आगे बढ़ता है, निक्षालक को हम विलायक भी बोल सकते हैं या गतिशील प्रावस्था, यानी जो विलायक है हमारा जो जार में भरा हुआ है, देखिए जो विलायक यहाँ पे जार में भरा हुआ है, तो निक्षालक जैसे जैसे प्लेट पर आगे बढ़ता है, यानी जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे मिश्रण के अवयव भी निक्षालक के साथ साथ प्लेट पर आगे बढ़ते हैं। देखिए तो समझे यहाँ पर क्या होता है कि क्या होगा, धीरे धीरे विलायक इसके ऊपर चढ़ेगा, यानी इस पतली परत के ऊपर फ्लो करेगा विलायक। तो जैसे जैसे विलायक इसमें चढ़ेगा इस पतली परत के ऊपर, तो क्या होगा, ये जो मिश्रण है, मिश्रण के अवयव भी क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, इसके साथ ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा, देखिए मिश्रण के अवयव भी निक्षालक के साथ साथ प्लेट पर आगे की ओर बढ़ेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, परंतु अधिशोषण की तीव्रता के आधार पर ऊपर बढ़ने की उनकी गति क्या होती है, भिन्न होती है। देखिए तो समझे यहाँ पर कि यहाँ पे निक्षालक की गति और अवयवों की जो गति होती है, यानी वो क्या होती है, अलग अलग होती है, और गति किस पर निर्भर करती है, अधिशोषण की तीव्रता के आधार पर, यानी अधिशोषण की तीव्रता के ऊपर इनकी गति निर्भर करती है, और इस कारण वे क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं।
विभिन्न यौगिकों के सापेक्ष अधिशोषण को मंदन गुणक अर्थात R और बेस में क्या है F, यानी R बेस F मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए मंदन गुणक क्या होता है, समझिए बच्चों। देखिए इसका फॉर्मूला है, देखिए R बेस F, यानी R है बेस में F है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मंदन गुणक। तो मंदन गुणक बराबर हो गया आधार रेखा से यौगिक के बढ़ने की दूरी। देखिए समझिए यहाँ पर जो आधार रेखा है उससे यौगिक के बढ़ने की दूरी, और डिवाइडेड, इसे डिवाइडेड किया है किससे, आधार रेखा से विलायक अग्रांत की दूरी। यानी ये देखिए आधार रेखा से यौगिक के बढ़ने की दूरी को x कहा है और आधार रेखा से विलायक अग्रांत की दूरी को क्या कहा है, y। क्लियर है। तो देखिए बच्चों समझिए यहाँ पर। तो देखिए बच्चों इस डायग्राम से हम लोग हमारी पतली परत क्रोमेटोग्राफी को और अच्छे से समझ सकते हैं, और ये मैंने आपको समझाया हुआ भी है। तो देखिए क्या है, तो देखिए बच्चों ये क्या है, यहाँ पे ये कांच की प्लेट है, ठीक है, ये कांच की प्लेट है, यहाँ हम बोल सकते हैं कि कांच की एक स्लाइड है जिसके ऊपर क्या है, अधिशोषक की पतली परत है। देखिए कांच की प्लेट है ये, जिसके ऊपर अधिशोषक की क्या है, पतली परत, अधिशोषक की पतली परत है। ये क्या है, ये प्रतिदर्श या डॉट या बिंदु, यानी जो हम बिंदु लगाते हैं ना, यानी जिस मिश्रण को हमें पृथक करना है तो उस मिश्रण के विलयन के हम एक बूंद डालते हैं, ये वो डॉट हो गया। ये क्या है, देखिए बच्चों ये जार है, ठीक है, ये जार है, और ये जार है, और जार में क्या है, ये जार में ये क्या भरा हुआ है, जार में ये विलायक भरा हुआ है। और देखिए बच्चों जहाँ पे हम बिंदु लगाते हैं उसे कहा जाता है रेखा, ठीक है, यहाँ जैसे हमने यहाँ पे बिंदु लगाया था तो इसे कहा जाता है रेखा, ठीक है, उस लाइन को रेखा कहा जाता है, आधार रेखा माना जाता है। आगे देखिए, और देखिए बच्चों यहाँ से हम समझ लेते हैं कि x और y क्या होता है। देखिए बच्चों समझिए यहाँ पर। अब देखिए ये प्रक्रिया किस तरीके से संपन्न होती है मैं आपको समझा चुकी हूँ। देखिए बच्चों वापस समझने की कोशिश करिए कि ये प्रक्रिया किस तरीके से संपन्न होती है, मैं आपको समझा चुकी हूँ। भाई इसमें हम क्या करते हैं, जो कांच की प्लेट होती है, कांच की प्लेट के ऊपर अधिशोषक की पतली परत होती है, इसके एक सिरे से 2 सेंटीमीटर ऊपर जिसे हम आधार रेखा बोलते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम हमारे उस विलयन की, या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा यौगिक है, मिश्रण है, उसके विलयन की एक बूंद लगाते हैं या एक बूंद डालते हैं इसके ऊपर, और इसे उपयुक्त विलायक में हम लोग क्या करते हैं, खड़ा कर देते हैं। यानी एक जार है, जार में उपयुक्त विलायक भरा हुआ है, उसमें हम क्या करते हैं, इस कांच की स्लाइड को खड़ा कर देते हैं। अब देखिए बच्चों होता क्या है, जैसे जैसे विलायक ऊपर की ओर चढ़ता है, समझिए जैसे जैसे विलायक ऊपर की ओर चढ़ता है तो जो हमारा ये मिश्रण है ये भी क्या करेगा, ऊपर की ओर चढ़ेगा। भाई विलायक ऊपर की ओर जैसे जैसे रन करेगा, ऊपर की ओर जैसे जैसे प्रवाहित होगा, तो हमारा जो ये मिश्रण है ये भी ऊपर की ओर प्रवाहित होगा। और अब क्या होगा, मिश्रण के जो अलग अलग अवयव है उनकी अधिशोषण की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। यानी इस अधिशोषक पर अधिशोषित होने की क्षमता अलग अलग होती है, यानी उनकी प्रवाहित होने की गति भी अलग अलग होगी, और इसी आधार पर क्या होंगे, इनका पृथक्करण हो जाएगा, अवयवों का पृथक्करण हो जाएगा। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी है। तो देखिए बच्चों अब हम ये समझ लेते हैं कि भाई एक्स और वाई क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों इस डायग्राम से हम लोग x और y को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि x क्या है और y क्या है। तो देखिए बच्चों ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी ग्लास की प्लेट हो गई, कांच की प्लेट हो गई। ये क्या हो गई, आधार रेखा, जहां पे हम ड्रॉप डालते हैं वो आधार रेखा हो गई। तो आधार रेखा से हमारा जो यौगिक है, या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा मिश्रण है उसके किसी भी अवयव की हम लोग बात करें तो वो कितनी दूरी तय कर रहा है। देखिए आधार रेखा से कितनी दूरी तय कर रहा है, तो इनके बीच की दूरी को हम मानते हैं x, क्या बोलते हैं x। और देखिए बच्चों इसी तरीके से आधार रेखा से और जो विलायक है, भाई विलायक जहां तक गया है, समझिए यहाँ पे देखिए बच्चों विलायक की गति, यानी यहाँ पे विलायक की गति और जो हमारा यौगिक है या अवयव है उन दोनों की गति अलग अलग होगी। यानी इस अधिशोषक पर इनके प्रवाहित होने की गति दोनों की अलग अलग होगी। तो देखिए x तो हमारा क्या हो गया, भाई जो हमने ड्रॉप डाली है या जो अवयव है या जो यौगिक है उसने आधार रेखा से कितनी दूरी तय की है, तो हो गया x। और आधार रेखा से विलायक ने कितनी दूरी तय की, देखिए इसमें विलायक यहाँ तक है, यानी विलायक अग्रांत तक की जो दूरी होती है इसे हमने क्या मान लिया, y। क्लियर है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे समझिए x तो हमारा क्या हो गया, आधार रेखा से यौगिक के बढ़ने की दूरी। तो देखिए बच्चों आधार रेखा से यौगिक कितना ऊपर गया है, ये यौगिक है तो उसकी दूरी, और इसी तरीके से आधार रेखा से विलायक अग्रांत की दूरी। तो देखिए आधार रेखा से विलायक अग्रांत की दूरी क्या हो गई, y। ठीक है। तो देखिए बच्चों इस तरीके से हम इस सूत्र के द्वारा मंदन गुणक को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। क्लियर है। चलिए आगे।
अब आगे देखिए दूसरा, देखिए वितरण क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए बच्चों, अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी हम लोगों ने पढ़ ली है, अब बात करेंगे वितरण क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो देखिए इस प्रकार की क्रोमेटोग्राफी स्थिर तथा गतिशील प्रावस्थाओं के मध्य मिश्रण के अवयवों के सतत विभेदी वितरण पर आधारित है। देखिए समझिए कि इस प्रकार की जो क्रोमेटोग्राफी होती है वो स्थिर तथा गतिशील प्रावस्थाओं के मध्य मिश्रण के अवयवों के सतत विभेदी वितरण पर आधारित होती है। और इसका मुख्य उदाहरण क्या है? पेपर क्रोमेटोग्राफी। देखिए बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है। आगे देखिए, इसमें एक विशिष्ट प्रकार के क्रोमेटोग्राफी कागज का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है? विशिष्ट प्रकार के क्रोमेटोग्राफी कागज का उपयोग करते हैं और इस कागज के छिद्रों में जल के अणु पारित रहते हैं जो कि स्थिर प्रावस्था का कार्य करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, क्रोमेटोग्राफी कागज की एक पट्टी के आधार पर मिश्रण का बिंदु लगाकर उसे जार में लटका देते हैं। जार में कुछ ऊंचाई तक उपयुक्त विलायक अथवा विलायकों का मिश्रण भरा होता है जो गतिशील प्रावस्था का कार्य करता है। देखिए तो समझिए इसमें होता क्या है भाई, एक क्रोमेटोग्राफी कागज होता है या कागज की पट्टी होती है और उस कागज की पट्टी के आधार पर, यानी यहाँ पे आधार पर क्या लगा देते हैं? जो मिश्रण है उसका बिंदु डाल देते हैं, यानी ड्रॉप डाल देते हैं और इसे, यानी ये जो क्रोमेटोग्राफी कागज है इसे एक जार में खड़ा कर देते हैं। देखिए एक जार में इसको खड़ा कर देते हैं और जार कैसा होता है? जिसमें कुछ ऊंचाई तक क्या भरा हुआ रहता है? विलायक भरा हुआ रहता है। देखिए तो जार में क्या भरा हुआ रहता है? विलायक। ठीक है, और ये जो विलायक है वो गतिशील प्रावस्था का कार्य करता है। केशिका क्रिया के कारण पेपर की पट्टी पर विलायक ऊपर की ओर बढ़ता है तथा बिंदु पर प्रवाहित होता है। अब क्या होगा? यहाँ पे कैपिलरी एक्शन होगा, केशिका क्रिया होगी और केशिका क्रिया के कारण पेपर की पट्टी पर विलायक ऊपर की ओर बढ़ेगा। जब ऊपर की ओर बढ़ेगा बिंदु पर भी प्रवाहित होगा। ठीक है, विभिन्न यौगिकों का दो प्रावस्थाओं में वितरण भिन्न भिन्न होने के कारण वे अलग अलग दूरियों तक आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समझिए बच्चों, जो विभिन्न यौगिक होते हैं उनका दो प्रावस्थाओं में वितरण भी भिन्न भिन्न होता है और इसी के आधार पर वो अलग अलग दूरियों तक क्या करते हैं? आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए जो समझिए यहाँ पर पेपर क्रोमेटोग्राफी या कागज वर्ण लेखन किस तरीके से होता है। तो देखिए जो समझिए यहाँ पे क्या होता है भाई, मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या है? एक जार है। समझिए बच्चों, ये जार है। ठीक है, ये जार है, जार में उपयुक्त क्या भरा हुआ है? विलायक भरा हुआ है। ये क्रोमेटोग्राफी पेपर है, क्रोमेटोग्राफी पेपर काम में ले रहे हैं और जिसमें यहाँ पे क्या लगा हुआ है? प्रतिदर्श बिंदु। देखिए बच्चों, ये जार है, जार में विलायक है, ये क्रोमेटोग्राफी पेपर है। ठीक है, इसमें यहाँ पे प्रतिदर्श बिंदु है और जहाँ पे प्रतिदर्श बिंदु डाला गया है उसे हम क्या बोलते हैं? रेखा, आधार रेखा बोलते हैं। और देखिए ऊपर, जार को ऊपर से कार्डबोर्ड से क्या कर दिया गया है? ढक दिया गया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसमें क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए धीरे धीरे ये जो हमारा प्रतिदर्श बिंदु है, यानी जो मिश्रण है या जो अवयव है वो ऊपर की ओर बढ़ेगा। अब देखिए बच्चों, अगर इसमें अलग अलग अवयव उपस्थित होते हैं तो वो क्या करेंगे? अलग अलग प्रावस्थाओं में उनका वितरण भी अलग अलग होता है और इसी के आधार पर अवयवों का अलग अलग जगह पे क्या हो जाता है? पृथक्करण। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो प्रतिदर्श बिंदु है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये विलायक है, ये वही क्रोमेटोग्राफी पेपर है, ये कार्डबोर्ड है, ये जार है, यानी ये जार है। ठीक है, और देखिए बच्चों ये विलायक है और देखिए प्रतिदर्श बिंदु कहाँ आ गया? ऊपर आ गया, यानी ऊपर की ओर फ्लो करेगा और धीरे धीरे और ऊपर की ओर फ्लो करेगा। भाई विलायक क्या होगा? इस पेपर में विलायक केशिका क्रिया के कारण ऊपर चढ़ेगा। तो ये जो प्रतिदर्श बिंदु है, यानी जो इसमें अवयव उपस्थित है वो अवयव भी धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ेंगे और विभिन्न प्रावस्थाओं में उनका वितरण अलग अलग होने के कारण अलग अलग दूरी पर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अवयवों का पृथक्करण हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से देखिए हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी या कागज वर्ण लेखन काम में ली जाती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए हमारा कोई मिश्रण है या अवयव है, अगर वो रंगीन होता है, कलरफुल होता है, तब तो हम उनका पृथक्करण आसानी से देख सकते हैं कि यानी चाहे हम स्तंभ वर्ण लेखनी की बात करें, चाहे थिन लेयर वर्ण लेखनी की यानी पतली परत वर्ण लेखनी की, या इस पेपर क्रोमेटोग्राफी की, यानी अगर हमारा यहाँ पे कोई भी रंगीन अगर पदार्थ होता है या रंगीन अवयव होता है तो हम इन बिंदुओं को या पृथक्करण के बिंदुओं को आसानी से देख सकते हैं। लेकिन देखिए बच्चों, अगर हमारा पदार्थ या हमारा जो मिश्रण है वो रंग
रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, तो उस परिस्थिति में हम अवयव कहाँ पे जाके सेपरेट हो रहे हैं या अवयव कहाँ पे उपस्थित है ये हम पता नहीं कर सकते। तो उस परिस्थिति में विभिन्न अभिकर्मकों को काम में लिया जाता है या फिर क्या किया जाता है, पराबैंगनी विकिरणों को काम में लिया जाता है। यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में दिखाई देते हैं, तो या तो पराबैंगनी किरणों को वहां पे काम में लिया जाता है या विभिन्न अभिकर्मकों को वहां पे काम में लेते हैं। और देखिए इसका एक उदाहरण क्या है, मान लीजिए एमिनो अम्ल है और एमिनो अम्लों का पृथक्करण करना है, तो एमिनो अम्लों के पृथक्करण करने के बाद उनके बिंदुओं को देखने के लिए, यानी कहाँ पे उनका सेपरेशन हुआ है उनको देखने के लिए निन हाइड्रिन अभिकर्मक को काम में लिया जाता है। क्लियर है? तो आई बात समझ में आपको। और देखिए बच्चों, जो आज हम लोगों ने कार्बनिक यौगिकों के शोधन की दो विधियां पढ़ी, एक तो हम लोगों ने पढ़ा विभेदी निष्कर्षण के बारे में, एक वर्णलेखनी यानी क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो देखिए बच्चों, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और जो क्रोमेटोग्राफी है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आप अच्छे से इन टॉपिक्स को तैयार कीजिए। ठीक है बच्चों, और अब देखिए, अब जो आगे आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।